जनरल सच्चिदानंद अकेडमी पे जैसा आप देख सकते हैं कि RMSSB के लिए इंजीनियरिंग फील्ड में जो है वो वैकेंसी आ चुकी है। इसमें सिविल और इलेक्ट्रिकल के लिए जो है वैकेंसी आई है, जो कि सीधे JEN पद के लिए है। इसमें कोई इंटरव्यू नहीं होगा, सीधा JEN पोस्ट पर आप लग सकते हैं एग्जाम देकर। तो इसमें कनिष्ठ अभियंता यानी कि JEN की जो है सीधी भर्ती आई है। इसके अंदर 3 विभागों में यहाँ पर वैकेंसी आई है, एक तो सार्वजनिक निर्माण विभाग, जन स्वास्थ्य विभाग और स्वायत्त शासन विभाग। इसके अंदर जो है डिग्री और डिप्लोमा दोनों के लिए वैकेंसीज है। जैसे कि डिग्री में हम सिविल की बात करें तो जो फर्स्ट वाला सार्वजनिक निर्माण विभाग है उसमें 422 पद है, और सिविल डिप्लोमा की बात करें तो यहाँ पर 66 पद में देखने को मिलेंगे। फिर जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी में जो है सिविल डिग्री के लिए 204 और सिविल डिप्लोमा के लिए 101 पोस्ट है। अगर इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो इसी फील्ड में इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिग्री के लिए 37 पद हैं, और जो डिप्लोमा वाले हैं उनके लिए 26 पद है। फिर स्वायत्त शासन विभाग की बात करें तो इसमें जो है डिग्री वालों के लिए सिविल के लिए 145 और सिविल डिप्लोमा के लिए 36 पोस्टें आई हैं, और इलेक्ट्रिकल डिग्री के लिए 44 और इलेक्ट्रिकल डिप्लोमा के लिए 11 पोस्टें हैं। तो यहाँ पर टोटल जो है इन्होंने 1092 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है। इसमें जो होगा चयन के बाद क्या होगा, आपको डायरेक्ट अपनी मेरिट के हिसाब से जो है वो अपनी जॉब मिल जाएगी। ठीक है, फिर इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है वो जो इनकी वेबसाइट है उस पर जो निर्देश दिए हुए हैं ये कह रहे हैं उनको आप जो है एक बार अच्छे से पढ़ लें। फिर जो प्रोसेस है वो कहाँ पर होगी, वो प्रोसेस जो कि आपकी SSO ID के द्वारा होगी। अपने को पहले एक SSO ID बनाना होगा। SSO ID बनाने के बाद जो है राजस्थान गवर्नमेंट का जो पोर्टल है उस पर जाना होगा। उस पर जाने के बाद जब हम हमारी पूरी क्वालिफिकेशन डाल देंगे तो वहाँ हमें अपने क्वालिफिकेशन के हिसाब से ये लोग बता देंगे कि आपके लिए ये वैकेंसी निकली है, तो वहाँ पर हम SSO ID द्वारा भर सकते हैं। फिर देखते हैं इसके अंदर जो परीक्षा शुल्क है वो कितना है। तो परीक्षा शुल्क अगर मैं UR मतलब कि जनरल के लिए बात करूँ तो 450 रुपये है, जिसमें कि वो या तो वो जनरल हो सकता है, क्रीमी लेयर और या अति पिछड़ा वर्ग के आवेदक जो है उनके लिए 450। फिर अगर मैं नॉन क्रीमी लेयर की बात करूँ या अति पिछड़ा वर्ग जो कि आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए 350 रुपये है, और जो यदि अनुसूचित जाति व जनजाति में आती है उनके लिए 250 रुपये, और जिनकी आय जो है वो 2.5 लाख से कम है उनके लिए 250 रुपये फीस है। यदि आपकी आय 2.5 लाख से कम है तो आपके लिए मात्र 250 रुपये का जो है ये फॉर्म होगा। फिर इसमें दे रखा है कि आर्थिक रूप से कम को अपना सामान्य मतलब जो आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्ति भी है यदि, और वो इसमें आर्थिक रूप से कमजोर के रूप में भर रहा है तो भी उसको सामान्य वर्ग का ही माना जाएगा, क्योंकि फिर उसकी फीस कम ली जा रही है। इसलिए फीस एक बार जमा होने पर फीस वापस यानी कि नॉन रिफंडेबल जो है ये होगा। फिर आते हैं इसमें बात करते हैं इसके प्रवेश पत्र जो होंगे वो आपको जो है वो समस्त अभ्यर्थियों को जो है इसकी जो बोर्ड की वेबसाइट है वहाँ पर यानी कि जो RMSSB का जो वेबसाइट है वहीं पर आपको देखने को मिल जाएंगे जब भी एग्जाम होगा। और ये जो आपकी जो भी प्रवेश पत्र संबंधी सूचना है वो आपकी ईमेल ID पर आ जाएंगी। अब देखते हैं जनरल कैटेगरी में कौन कौन आएंगे। एक तो जनरल वाले, एक महिला है, फिर विधवा, और फिर प्रतित्यक्तवा यानी जिसके पति ने उसको त्याग दिया। फिर सामान्य SC में सामान्य वाले वो लोग जिन्होंने कौन कौन लाइक आता है, सामान्य महिला, विधवा, और जो जिनका पति या पत्नी नहीं हो, मतलब जिनका पति नहीं हो, तलाकशुदा हम कह सकते हैं, वो सब सामान्य के अंदर आते हैं। फिर SC के अंदर वह सामान्य जिनकी मतलब जो है 2.5 लाख से कम है वो इसके अंदर आएंगे। सामान्य यहाँ पर जो महिला है SC की वो आएगी इसके अंदर। फिर विधवा और ऐसे ही मतलब सब में बांटा गया है। फिर ऐसे EWS में EWS वाली तो ऐसे चलेगा। यहाँ पर जो 12 जिले के जो सहरिया आदिम जो जाति है उनके लिए 4 पद निकाले गए, जिसमें 3 पुरुष और 1 महिला है, यानी ये तो इनको लेना ही लेना है। और उसके अलावा हम देख सकते हैं योजन 16 पद है, उनमें भूतपूर्व सैनिक के 47 पद है, और उत्कृष्ट खिलाड़ी जो है अच्छे खेलते हैं उनके 7 पद है। फिर कनिष्ठ जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा के लिए सहरिया आदिम जाति का 1 पद जो है सुनिश्चित किया गया है, और डिप्लोमा में विशेष योग्यजन 3 है और भूतपूर्व सैनिक 7 और उत्कृष्ट खिलाड़ी 1 लिया गया है। इसी तरह इन सब में अपने अपने डिटेल्स दिए गए हैं। फिर अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो है वो अपनी डिटेल दी गई है। जो जो अनुसूचित क्षेत्र आते हैं उनके लिए यहाँ पर हमें डिटेल देखने को मिलती है। तो और फिर जैसे हम नीचे चलते हैं तो अब हम देखते हैं कि इसके हिसाब से इसमें कौन कौन से खेल में आदमी पार्टिसिपेट किया होता है। तो ये यहाँ पर हमें दिए गए हैं कि अगर आप इन किसी खेलों में से हैं तो आपके लिए भी यहाँ पर कुछ पद है। जैसे फिर दिया गया है कि अगर स्कूल गेम ऑफ फेडरेशन किसी खेल से स्कूल में यदि गेम्स में टीम में स्पर्धा में मेडल जीता हो, वो भी हो सकता है। जैसे अगर आप अपनी स्कूल में डिस्ट्रिक्ट लेवल पर कुछ खेले हैं तो आप भी इसमें आ सकते हैं। फिर दिव्यांगजनों के लिए कुछ बात दी गई है कि सार्वजनिक निर्माण विभाग में रिक्त कनिष्ठ मतलब जो कनिष्ठ अभियंता उनके लिए यहाँ पर दिया गया है दिव्यांगजनों के लिए कहाँ कहाँ पर क्या क्या पोस्ट है। फिर जन स्वास्थ्य में जो है इनके बारे में डिटेल बताया गया है कि दिव्यांगजनों के लिए या तो वो डीफ यानी कि बहरा, या फिर हाँ, या फिर बहुत क्या कह सकते हैं बहुत मुश्किल से सुन पाता हूँ उनके लिए है। फिर दिव्यांगजन में जिसका एक हाथ ना हो, पैर ना हो, या ऐसी ऐसी चीज़ें जो है वो सारी इसमें दी गई है दिव्यांगजनों के लिए। फिर जो है SC अनुसूचित क्षेत्र के लिए जो है वो दिया गया है उनके लिए क्या क्या निर्देश है कि वो जो है अपने स्थानीय निवास की आवेदन कर सकते हैं, मतलब कि जहाँ वो रहेंगे वहीं के लिए फिर वो आवेदन कर सकते हैं कि ये यहाँ से रह रहे हैं, और उनका जो जन्म है वो 1 जनवरी 1970 के बाद होना चाहिए, ऐसा उनके लिए दिया गया है। फिर जो है वेतन जो है हमें दिया गया है वो वेतन जो है पे मैट्रिक्स जो है लेवल 10 के हिसाब से हमको पे मैट्रिक्स मिलती है, जो कि 33,800 निर्धारित की गई है। फिर जो हमारी शैक्षणिक योग्यता होनी चाहिए वो क्या क्या है। जैसे कनिष्ठ अभियंता सिविल डिग्री धारक के लिए हमारे पास डिग्री होना जरूरी है। डिप्लोमाधारी के लिए हमारे पास सिविल का डिप्लोमा होना चाहिए। फिर विद्युत डिग्री धारक के लिए विद्युत डिग्री होना चाहिए, और विद्युत डिप्लोमाधारी के लिए हमारे पास विद्युत का डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर
मतलब वो देवनागरी लिपि हिंदी में व्यवहारिक ज्ञान पर मतलब इसके अंदर जो है बेसिकली कोर्स में हिंदी और थोड़ी बहुत राजस्थानी संस्कृति भी आएगी। फिर जो है ये आगे सिविल और विद्युत के डिप्लोमा के लिए दिया गया है, तो वही दिया गया इनके लिए ये होनी चाहिए। और जैसे हमारा जो है स्वास्थ्य भी वहाँ मेडिकल चेकअप वगैरह होना चाहिए, और हमें जो कैरेक्टर सर्टिफिकेट दिया जाता है उसमें हमारा कैरेक्टर अच्छा होना चाहिए। राष्ट्रीयता यहाँ हमारे पास भारत की हो सकती है, नेपाल की हो सकती है, या भूटान की हो सकती है, या फिर भारतीय मूल व्यक्ति जो भारत में स्थायी रूप से बसने के लिए पाकिस्तान, म्यांमार, श्रीलंका, पूर्वी अफ्रीकी देशों, केन्या, युगांडा और आदि से आया है, वो भी यहाँ पर जो है भर सकते हैं। फिर जो आयु है 1 जनवरी 2023 तक जिसकी आयु 18 वर्ष की हो चुकी हो और वो मैक्सिमम से मैक्सिमम 40 वर्ष से नीचे हो, तो वो लोग यहाँ पर भर सकते हैं। फिर जो है कैटेगरी के हिसाब से भी अलग अलग है, जहाँ पर अनुसूचित जो जाति जनजाति इनको 5 वर्ष की छूट एक्स्ट्रा मिलती है, बाकी जनरल वालों के लिए 40 तक की है। या फिर जो एनसीसी कैडेट हो इनको भी जो है राष्ट्रीय कैडेट के हिसाब से अधिकतम आयु 3 वर्ष की छूट मिलती है, फिर अपने कैटेगरी के हिसाब से अलग। फिर जो हमें पेंशन है वो पेंशन नई भर्ती नियुक्ति होने वाले कर्मचारी के लिए नियमानुसार अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी, जो भी उस टाइम पेंशन योजना चल रही है वो लगेगी। विवाह पंजीयन मतलब ये कहता है कि अनुसार जारी होने दिनांक राशि नियुक्त होने हेतु विवाह पंजीयन कराया जाना अनिवार्य किया गया। यदि आप विवाहित हैं तो आपका जो है मैरिज सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए, मैरिज सर्टिफिकेट जरूरी है। फिर परीक्षा शुल्क जमा कराने व ऑनलाइन भरने की जो तिथि है वो कब तक है, तो परीक्षा शुल्क जमा कराने व ऑनलाइन आवेदन करने की जो तिथि है दिनांक 21 जनवरी से लेकर 19 फरवरी तक जो है आपके पास टाइम है इतना, इसमें आप कर सकते हैं। फिर एग्जाम कब होगा, एग्जाम यहाँ पर शेड्यूल किया गया है मई 2022 को एग्जाम हो जाएगा। और फिर अन्य आपत्ति प्रमाण पत्र, यदि आप किसी और सरकारी जो है अगर उसमें जॉब पर हैं तो आपको एक एनओसी लाना होगा, जो इनको जमा कराना होगा कि हमको कोई दिक्कत नहीं है, आप एग्जाम दे सकते हैं। नियोगी की अयोग्यता, यदि किसी पुरुष जिसको एक से अधिक जीवित पत्नी हो चयनित किए जाने या नियुक्ति किए जाने के लिए पात्र नहीं, मतलब यदि आपकी एक से ज़्यादा शादी हुई हो तो आप योग्य नहीं हो सकते। और फिर किसी भी महिला आवेदक को जिसने उस पुरुष से विवाह किया है जिसके पहले जीवित पति पत्नी है, वो भी मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि एक पत्नी ने इसे तलाक कर दिया और फिर इसके पास आ गया, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। तो फिर हम आवेदन कैसे कर सकते हैं, आवेदन के लिए वही एसओसो आईडी बना के हमें उस पर जो है आवेदन करना होगा, या हम यहाँ पर जो है पूरा नोटिफिकेशन देख सकते हैं। फोटो के बारे में, फोटो अपलोड करने के लिए दिशा निर्देश हमें दिए गए हैं कि फोटो का जो बैकग्राउंड होना चाहिए वो सफ़ेद व हल्के रंग का होना चाहिए, चेहरे में कम से कम 50% जो है हमारा चेहरा जो है वो स्थान करना चाहिए, और जो है फोटो जेपीजी होना चाहिए, ये उसकी डायमेंशन है। और फोटो जेपीजी पिक्सल्स जो है वो न्यूनतम इतने पिक्सल्स होने चाहिए। फाइल जो है वो 50 KB से 100 KB के बीच में, फोटो जो है वो 100 KB से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हस्ताक्षर अपलोड करने के लिए हमें A4 साइज पर जो है वो लेना होगा, उसके हमें गहरे भीतर काले या गहरे नीले रंग का यूज़ करना है, वरना जो है ये हस्ताक्षर केवल जो है आवेदक द्वारा किया जाना चाहिए, अगर दूसरे के द्वारा किया गया है तो ये मान्य नहीं होगा। हस्ताक्षर पूरा एक बॉक्स में आना चाहिए, और वो भी जेपीजी फॉर्मेट से 20 या 50 KB के बीच में होना चाहिए। फिर मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर यदि हस्ताक्षर का फोटोग्राफ स्वीकार नहीं किया जाएगा, यदि हम मोबाइल फ़ोन का उपयोग कर लिया हमने और हस्ताक्षर का फोटोग्राफ, जैसे अपन मोबाइल में डिजिटल सिग्नेचर करते हैं ना, तो वो नहीं होना चाहिए। फिर शुद्ध लेखन की यहाँ पर सुविधा उपलब्ध है, जैसा कि अगर हमारे साथ कुछ हो जाता है और हम एग्ज़ाम नहीं दे पाते हैं तो हम अगर किसी को लेके जाते हैं कि ये जो है ये व्यक्ति ये टेक्निकल फील्ड से जुड़ा हुआ नहीं है और मेरा ऐसा कुछ काम नहीं कर रहा है, तो ये मेरी जगह लिखेगा तो वो है। फिर हम ऑनलाइन कैसे आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में जानकारी दी गई है, और ये बोर्ड की वेबसाइट है जिसे आप और आगे देख सकते हैं। तो आशा है आपको हमारा चैनल पसंद आया होगा, और ये नोटिफिकेशन काफ़ी अच्छी है। अगले में नोटिफिकेशन में जो है हम जैसे पिछले नोटिफिकेशन में हम बार के लिए लाए थे, तो शायद अगले नोटिफिकेशन में हमें एक और वैकेंसी निकली है, उसके लिए हम जल्दी से जल्दी आप तक वीडियो पहुँचाएंगे।